नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत जापान साझेदारी और मजबूती की ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। दोनों देशों के बीच कई अहम करार। जापान भारत में करेगा 10 ट्रिलियन येन का निवेश। भारत जापान ने बनाया अगले दशक को रोड मैप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी तकनीक और भारतीय टैलेंट को बताया विनिंग कॉम्बिनेशन। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए जताई प्रतिबद्धता। जापान के पीएम ने कहा, भारत अपने नवाचार के माध्यम से पूरी दुनिया में ला रहा है परिवर्तन। असम की धरती से गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, देश में नहीं रहने दिया जाएगा एक भी घुसपैठिया। राहुल गांधी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाव यात्रा दिया करार। उत्तर प्रदेश के संभल दंगा रिपोर्ट पर सीएम योगी की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, हिंदुओं को चुन चुन कर बनाया गया निशाना। अब डबल इंजन की सरकार नहीं बदलने देगी डेमोग्राफी। और भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय इकोनॉमी का जोरदार प्रदर्शन। देश की जीडीपी में 7.8% की रिकॉर्ड बढ़त। सबसे पहले खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान दौरे से जुड़ी हुई, जहां उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच 3 मुख्य समिट डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान हुआ। इसमें संयुक्त बयान, द्विपक्षीय संबंधों पर दीर्घकालिक विजन डॉक्यूमेंट और भारत जापान सुरक्षा का संयुक्त घोषणा पत्र शामिल हैं। इसके अलावा दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सहयोग ज्ञापन, जापान भारत डिजिटल साझेदारी 2.0, स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया पर साझा उद्देश्य की घोषणा, खनिज संसाधनों और संयुक्त क्रेडिटिंग मैकेनिज्म पर सहयोग ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। और इसके साथ ल्यूपेक्स मिशन पर कार्यान्वयन समझौते का भी आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। आज हमने अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक रोडमैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच उच्च तकनीक क्षेत्र में सहयोग प्राथमिकता है। इस सिलसिले में दोनों देशों के बीच डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 पर समझौते के अलावा एआई क्षेत्र में सहयोग पहल की शुरुआत की जा रही है। हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग हम दोनों की प्राथमिकता है। इस संदर्भ में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। फ्रेंड,
हम मानते हैं कि जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान एक मुक्त, स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, संपन्न और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि हमें भारत से और अधिक टैलेंट की जरूरत है, जिससे हम जापान की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकें। Indian STEM talents are highly competent, but the Indian students coming to Japan to study are less than 2,000. We need more high-skilled talents from India for the growth of Japanese economy and for the vitalization of the local communities. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास कांतेई पहुंचे थे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जापान के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी की थी। तो बेहद अहम ये दौरा भारत और जापान दोनों ही विकास की राह पर साथ साझा हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हुए। भारत का अहम विकास साझेदार है जापान, और मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक जिस तरह से दोनों देशों के बीच सहयोग देखा जा रहा है वह अभूतपूर्व है। करीब $40 बिलियन का निवेश जापानी कंपनियों का भारत में है, और ये निवेश अगले 10 वर्षों में और भी बढ़ने जा रहा है। जापान दौरे पर शोरिंजन दारुमाजी टेम्पल के मुख्य पुजारी सेइशी हिरोसे ने दारुमाजी मंदिर की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक दारुमा डॉल भेंट की। दारुमा जापान का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रतीक और लोकप्रिय उपहार है। ये गुड़िया जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक बोधि धर्मा पर आधारित है। दारुमा डॉल को संकल्प, दृढ़ता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसका उपयोग लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे बनाने की परंपरा में जब कोई लक्ष्य तय किया जाता है तो गुड़िया की एक आंख भर दी जाती है, और जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो दूसरी आंख भी भर दी जाती है। ये 7 बार गिरो 8 बार उठो की कहावत को भी दर्शाती है, जो कभी हार न मानने का गुण है। इस गुड़िया का गोल आधार इसके गिरने पर भी वापस खड़े होने में मदद करता है। दारुमा डॉल का भारत से खास जुड़ाव है। दारुमा डॉल की प्रेरणा जापान के कांचीपुरम से आए बौद्ध भिक्षु बोधि धर्मा से मानी जाती है, जिन्हें जापान में दारुमा दाइशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने लगातार 9 वर्षों तक दीवार की ओर मुख कर ध्यान दिया था, जिससे उनके हाथ पैर स्थिर होकर निष्क्रिय हो गए। इसी वजह से दारुमा डॉल में हाथ पैर नहीं होते, केवल एक गोलाकार शरीर और आंखें होती हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ
बनना चाहती। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्र के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के योगदान को मान्यता देने के लिए सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स का आयोजन किया गया। ये पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वित्त राज्य मंत्री, स्कोप से जुड़े प्रख्यात नीति निर्माताओं, नियामकों और व्यावसायिक नेताओं की उपस्थिति में प्रदान किए गए। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों के अनुरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विकसित भारत @2047 के विजन को साकार करता है और ये पुरस्कार वर्तमान संस्करण वर्ष 2022 और 23 के लिए प्रदर्शन और योगदान को मान्यता देता है। राष्ट्रपति ने भारत की विकास यात्रा में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के योगदान की सराहना की। स्वाधीनता के बाद से पब्लिक सेक्टर आर्थिक विकास और सामाजिक समावेश का एक शक्तिशाली माध्यम रहा है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने उद्योगीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक उत्थान और संतुलित क्षेत्रीय विकास की आधारशिला तैयार की थी। समय के साथ इन एंटरप्राइजेस का विकास हुआ, इनमें बदलाव भी आया। सरकार और समाज की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से अपेक्षाएं भी बदली। ये खुशी की बात है कि इन सभी परिवर्तनों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपने प्रदर्शन से आर्थिक तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही सार्वजनिक उद्यमों में महिलाओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाएं अवसरों की प्रतीक्षा नहीं कर रही, बल्कि वे उनका सृजन और नेतृत्व भी कर रही हैं। इंडिविजुअल लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड कैटेगरी में आज वुमेन प्रोफेशनल्स के कमेंडेशन फ्लैग प्रदान किया गया है। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में उन्हें अवार्ड प्रदान करके उनकी योग्यता का समुचित सम्मान किया जाएगा। आज महिलाएं अवसर दिए जाने की प्रतीक्षा नहीं कर रही हैं, वे स्वयं अपने लिए अवसर पैदा कर रही हैं। महिलाएं नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर अमृत उद्यान का दौरा करने आए खिलाड़ियों से बातचीत की। राष्ट्रीय खेल दिवस है आज और इस मौके पर खिलाड़ियों ने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान का दौरा किया और वहां छात्रों से और खिलाड़ियों से राष्ट्रपति ने बातचीत की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की है। महुआ मोइत्रा ने राज्य में अवैध घुसपैठ पर जवाब देते हुए कहा कि अगर घुसपैठ नहीं रुक रही है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री और गृह मंत्रालय भारत की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि बाहर से आकर हमारी जमीनें छीन रहे हैं, तो फिर ये गलती किसकी है? यहाँ तो BSF है। गृह मंत्री पर विवादित टिप्पणी को लेकर महुआ मोइत्रा के खिलाफ नदिया जिले के कृष्णानगर में कोतवाली थाने में बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। और आइए टोक्यो में विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता इस वक्त हो रही है, सीधे रुक करते हैं। For the 15th annual summit, we are also joined by our ambassador to Japan, Sri C.B. George, as also Joint Secretary East Asia in the Ministry of External Affairs, Sri Gaurang Lal Das. Before I give the mic to Foreign Secretary to brief you on today's developments,
when you ask your question, when we give the floor to you, please do identify yourself and your organization, and then you can ask your question. With that, I give the floor to Foreign Secretary for his opening remarks. So the floor is yours. Thank you, Ranveer. Good evening, all. It's relatively late hour in Tokyo for briefing, but glad you could all make it. As you all know, Prime Minister Shri Narendra Modi is on a two-day visit to Japan for the 15th annual summit with Prime Minister Shigeru Ishiba. Prime Minister is accompanied by a high-level delegation. The Prime Minister arrived in Tokyo early this morning and received a very warm and festive welcome by the government and people of Japan, as well as the representatives of the Indian community here in Tokyo. The first engagement following his arrival was in the afternoon, which was the India-Japan Economic Forum, which was attended jointly by Prime Minister Modi and Prime Minister Ishiba. Both of them addressed the captains of Indian and Japanese industry. This was followed by a few meetings between the Prime Minister and senior and leading political personalities of Japan. Former Prime Ministers Suga and Kishida called on the Prime Minister and discussed issues of mutual interest relating to the bilateral relationship and regional and global developments. This evening, the Prime Minister was received by Prime Minister Ishiba at Kantei, and the two leaders spent nearly 2.5 hours together, during which they held delegation-level talks and witnessed the exchange of agreements and understandings between the two sides, addressed the press, and Prime Minister Ishiba then hosted a dinner for Prime Minister Modi. Overall, I would say that the message emanating from the visit and the understandings that have been reached between the two sides is very, very clear. Japan today is one of India's most valued and trusted friends. It is a partner for us in our journey towards Viksit and Atmanirbhar Bharat, a developed and self-reliant India. The fundamentals of our partnership remain strong. Both countries have made giant strides since our ties were elevated to a special strategic and global partnership in 2014. In addition to bilateral issues, the two prime ministers also discussed the regional and global situation, and it was clear that in the midst of considerable geopolitical flux, the ties between India and Japan remain a pillar of stability in the international system. The highlight of the visit is definitely the very broad range of outcomes, which you would probably already be familiar with by now, but these are outcomes that I would characterize as steering the relationship into the next decade, and in many ways laying the foundations for progress and prosperity of the next generation of people from both India and Japan. So allow me to take you through the most important outcomes that we have seen today. Both leaders today exchanged the joint vision for the next decade. This is a 10-year strategic roadmap in economic and functional cooperation between the two sides. This happens to be the 8th decade of our diplomatic ties, and in order to give new vigor to the relationship, both governments have decided to advance cooperation across 8 pillars. And these pillars are economic relations, economic security, mobility, ecological sustainability, technology and innovation, health, people-to-people exchanges,
and partnerships between Indian states and Japanese prefectures. The other document that I would invite your attention to is the Joint Declaration on Security Cooperation. This is an enabling framework for India and Japan to better respond to contemporary security challenges. As you're aware, security cooperation between our two countries has been growing steadily over the last few years. The Joint Declaration now puts a framework around this cooperation. An important feature of this particular document is the broad concept of security that it embodies, which includes cooperation on cybersecurity, counterterrorism, defense industry, research and development, and closer cooperation on security issues in multilateral groupings. One of the new features of the security engagement between the two countries will be an institutionalized dialogue for the first time between the national security advisors of the two countries, as well as greater engagement between the joint staffs of the two countries. On a third aspect, there is an Indian diaspora in Japan, but the mechanics of how to leverage this better has been a subject of discussion between both governments, and we find that one of the outcomes of these discussions is the discovery of a natural complementarity between the two sides of what it is that India can provide at this point in time and what it is that Japanese society, Japanese economy, Japanese business needs at this point in time. So Japan has a dynamic economy, but also faces a labor shortage in certain specific sectors. And India has a large pool of skilled and semi-skilled personnel who can fill the need in precisely some of these sectors in Japan. And therefore, I am happy to share that the two sides today concluded an important action plan on human resource exchange, which sets a headline number of two-way exchange of people of 500,000 over the next 5 years, including 50,000 skilled and semi-skilled personnel from India to Japan. We have also issued a joint statement titled "A Partnership for Security and Prosperity for our Next Generation," and you can find this on the website of the Ministry of External Affairs. Both leaders reaffirmed their commitment to a free and open and inclusive Indo-Pacific that is peaceful, prosperous, and resilient. Prime Minister Ishiba reaffirmed that Japan stands with India on the issue of cross-border terrorism. Business linkages lie at the heart of our partnership. Several Japanese companies have had enormous success in India, and Prime Minister recalled this while addressing the India-Japan Economic Forum this afternoon, and he deeply appreciated the role of the private sector and industry in bringing our two countries closer together for the mutual benefit and prosperity of our two nations. You're familiar with the investment target from Japan to India that was set some time back of 5 trillion yen. Today, it was decided to set a new target of 10 trillion Japanese yen investment, or $67 billion of private investment into India. At the Business Forum, which was held yesterday, the private sector also announced several MOUs and agreements. I think there were about 150 MOUs that have been inked in the last 2 years since the last summit in sectors such as automotive, energy, aerospace, semiconductors, and human resources. And the cumulative value of these MOUs and business partnerships is over $13 billion.
which is reflective once again of the confidence that the business pillar has in our relationship. Turning to a couple of other aspects of the outcomes today, supply chain resilience is a subject that both countries have been discussing for some time. There is an understanding between the two of us that there is a need to collaborate more, especially on the strategic sectors of our economy. In view of this, both sides launched an economic security initiative, which identifies 5 priority sectors which will receive concentrated attention from the two sides. These sectors are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, information and communication technology, especially telecommunications, and clean energy. We have issued an economic security fact sheet, which can be seen on our website as well, which captures certain ongoing collaborations as well as planned collaborations, which will contribute to resilient and diversified supply chains for both of our countries. We are living in the age of artificial intelligence, and both leaders therefore recognized that AI is a revolutionary technology that is poised to transform our societies and economies. Both the Prime Ministers launched the Japan-India Artificial Intelligence Initiative, which will strengthen collaboration on AI, particularly on things like large language models, data centers, and AI governance. Prime Minister also invited Prime Minister Ishiba for the AI Impact Summit, which India is hosting in February 2026. Both the Prime Ministers today acknowledged that we need to celebrate and also intensify the partnership that is blooming between our states and prefectures, and decided to launch the India Kansai Business Forum and the India Kyushu Business Forum to infuse greater energy into our business linkages at the grassroots level. In a unique interaction, tomorrow morning, the Prime Minister Modi will address the governors of several Japanese prefectures here in Tokyo tomorrow, and invite them to develop partnerships with India. The two sides also today concluded a range of MOUs in sectors such as clean energy, critical minerals, digital technologies, space, cultural exchanges, environment, and diplomatic training. And here, before I close, I would like to mention 4 of these agreements in particular. I think it total is more than a dozen, but I would like to highlight 4 agreements. The first is the implementing arrangement for the landmark collaboration between the Indian Space Research Organization and JAXA on the Chandrayaan-5 mission. This was exchanged in front of our leaders today. The critical mineral sector is a big priority, as I said. Japan has advanced technologies and India has resources. The Memorandum of Cooperation on Mineral Resources, which was concluded today, will lead to much more meaningful cooperation in this strategic sector. Thirdly, the joint crediting mechanism will promote Japanese investments into India and contribute to reduction of greenhouse gas emission, as well as help in India's energy transition. And finally, the India-Japan Digital Partnership 2.0 will strengthen our collaboration in digital public infrastructure, digital talent, and joint R&D in futuristic technologies. You can see a full list of these MOUs on the website of the Ministry of External Affairs. Both leaders also positively appraised the progress that is being made on the flagship Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project and resolved to continue cooperation for the success of the project. They also launched the Next Generation Mobility Partnership,
which would leverage the strength of Indian talent and Japanese technology in the infrastructure, logistics, and mobility sector, particularly railways, aviation, ports, and shipping. Tomorrow, as is tradition during the annual summit, the two prime ministers will together travel out of Tokyo. Tomorrow, they will visit Sendai in Miyagi Prefecture. Prime Minister will also visit the Tokyo Electron Factory, which is one of the world's leading semiconductor equipment manufacturing firms. And Prime Minister Ishiba will host lunch for Prime Minister Modi in Sendai itself before the Prime Minister leaves for the next leg of his visit. So once again, to sum up, I think the objective and the ambition of this visit has been to infuse much higher levels of aspiration and momentum into our special strategic and global partnership. And really, this summit has been about greater ambition, a stronger and clearer vision, and a reaffirmation of the strength of the all-important India-Japan partnership. Let me stop there, and I'll try and answer a few questions. Thank you. The floor is open, so please. Yeah, we have a question right behind, yes. Good evening, sir. I'm Shubhendu Ghosh from DD India. There is a reference to a joint crediting mechanism. Could you simplify what does that entail? Thank you. Any more questions? Yeah, Kiran. Hi, sir. Could you please specify what are the areas where the 10 trillion yen Japanese investment is supposed to go? And secondly, was there any discussion on the quadrilateral security dialogue, given that India is supposed to be holding this summit later this year, and both India and Japan are the key partners in the grouping? Thank you. Sarjana, please do announce, please announce yourself, your name and as also your नमस्कार सर, मैं सर्जना शर्मा हूँ सनमार्ग न्यूज़पेपर से. मेरा क्वेश्चन फॉरेन सेक्रेटरी सर से. सर, जलवायु परिवर्तन पर एक समझौता हुआ और ये आज पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंता का विषय है, तरह तरह की फ्लड, गर्मी. तो इसमें क्या मैकेनिज्म भारत और जापान इसमें डेवलप करेंगे ताकि इस नेचर डिजास्टर से निपटा जा सके? You have a question there. Yeah, please. नमस्कार सर. Please, the question. Plus. Yeah, go ahead. Please go ahead. Okay, thank you so much. And I correspondent. My name is Itagaki. तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस वक्त जानकारी दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जापान दौरा, उसमें जो अहम बातें हुई, जिस तरह से भारत जापान साझेदारी और मजबूती की ओर बढ़ रही है, बेहद अहम करार यहाँ पे हुए, जिसकी हाईलाइट यहाँ है कि जापान भारत में करीब 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा. तो दोनों ही जो पूर्व प्रधानमंत्रियों से भी जापान के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और 2014 से जिस तरह से भारत और जापान के संबंध बेहद शानदार रहे हैं, यकीनन अगले दशक का जो रोड मैप दोनों देशों ने यहाँ पर तैयार किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत जापान साझेदारी का एक नया अध्याय ये लिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जापान यात्रा. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. नमस्कार. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद.